अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के बारे में एज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इस टॉपिक को सिंपल हार्मोनिक मोशन के मिसाल के तौर पर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था, that type of oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement, and this acceleration is opposite in direction to a displacement is called simple harmonic motion. Any motion which satisfies this equation will be considered a simple harmonic motion. हर वो हरकत जो इस इक्वेशन पर पूरा उतरेगा, जिसके लिए हम इस इक्वेशन को साबित कर सकें, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एज ए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज द मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is attached to the end of an elastic spring and the apparatus is placed on a frictionless surface. ये कंडीशंस इसके लिए ज़रूरी है टॉपिक के लिए। नंबर 1, द स्प्रिंग मस्ट बी इलास्टिक। ये स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग होगी। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट regain its original shape, regain its original condition after the removal of the deforming force is called elasticity. जब हम किसी चीज़ पर कुव्वत लगाते हैं, अगर वो जिस्म कुव्वत हटाने के बाद अपने असली हालत पर दोबारा आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, द स्प्रिंग मस्ट बी इलास्टिक। If the spring is not elastic, then the body will not perform simple harmonic motion. अगर स्प्रिंग इलास्टिक ना हो तो फिर ये जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 2, द सरफेस ऑन विच द स्प्रिंग एंड द बॉडी ऑफ मास m आर प्लेस्ड, दिस पर सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। जिस सतह पर ये स्प्रिंग और इससे जुड़ी हुई कमियत रखी गई है, वो सरफेस वो फ्रिक्शनलेस होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करने से पहले मैंने आपको चंद बातें बताई थी। उनमें से एक बात ये थी कि इस हरकत को क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको इस वजह से कहा जाता है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। ये हर तरह के फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस से खाली होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से ये तब ही खाली होगा जब हम ये कंसिडरेशन करें कि ये सतह फ्रिक्शनलेस है जिस पर ये रखे गए हैं। तो दीज असम्पशंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये चीज़ें, ये शराइत अगर पूरे होंगे तो फिर ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। स्टार्ट करते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ये इसका मीन पोजीशन है। जब तक हमने इसको छेड़ा नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाई, तब तक ये अपने मीन पोजीशन पर रहेगा। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। इस अप्लाइड फोर्स से ये जिस्म, ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पर इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। ये पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको स्ट्रेच करने में हम इस पर वर्क करते हैं, इस पर काम करते हैं। हमारा ये वर्क डन कन्वर्ट होता है इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इस वाइब्रेटिंग बॉडी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ पर हम इसको रिलीज करें तो इस पर एक फोर्स अमल करता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, जिसके बारे में तफसील से मैंने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी। रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, which brings body
again towards its initial state is called restoring force. तो यहाँ पर ये restoring force इस ऑब्जेक्ट पर अमल करेगा और इसको अपने मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, द स्प्रिंग मस्ट बी इलास्टिक बिकॉज हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग प्रोवाइड्स द रेस्टोरिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग इलास्टिक ना हो तो रेस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगा, और अगर रेस्टोरिंग फोर्स ना हो तो फिर ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, द स्प्रिंग मस्ट बी इलास्टिक। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यह मीन पोजीशन पर ये रुकेगा नहीं। क्यों? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अब ये मोशन में है। यहाँ पर ये रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, बल्कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नाउ हियर it has maximum kinetic energy. On extreme position it has maximum elastic potential energy, while at mean position it has maximum kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये ओवरशूट करेगा और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। इसको हम स्प्रिंग का कंप्रेस्ड पोजीशन कहते हैं। कंप्रेस्ड, यहाँ पर भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही ये स्प्रिंग ऑसिलेट करता है तो इसी तरह इस बॉडी का इसकी एनर्जी भी ऑसिलेट करती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। समटाइम्स इट इज टोटली पोटेंशियल एनर्जी while sometimes it is totally kinetic energy. In between these 2 points it is partially kinetic energy and partially potential energy. Now we will start the mathematical equations. We have to prove that A is proportional to x for this mass, motion of mass attached to an elastic spring. For this purpose we start with this equation, that the restoring force is directly proportional to minus x. इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है, ये रेस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट को एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दिस डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इस पर रेस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा मीन पोजीशन की जानिब, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हम इसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा अमल करेगा। इसी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखें, अगर हम इस बॉडी को इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं और फिर रिलीज करते हैं तो ये रेस्टोरिंग फोर्स इस जानिब अमल करेगा। मीन्स अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स राइट की जानिब लगेगा। अगर हम इस बॉडी को कंप्रेस करते हैं, हम इसको डिस्प्लेस करते हैं राइट की जानिब, तो रिलीज करने से इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की जानिब लगेगा। हर केस में रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसी वजह से इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। नाउ रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। Here K is constant. यहां पर K ये कांस्टेंट है। It is called stiffness of the spring. Stiffness of the spring. ये K कांस्टेंट है। ये हमें स्प्रिंग की इलास्टिसिटी दिखाती है कि ये कितना इलास्टिक है। ये हर किस्म के स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से K की वैल्यू भी हर किस्म के स्प्रिंग के लिए अलग होगी। बट हेयर इट इज कांस्टेंट फॉर द सेम स्प्रिंग इन दीज 3 कंडीशंस। इन 3 कंडीशंस के लिए K की वैल्यू कांस्टेंट है। ये रेस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी पैदा कर रहा है न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से। जब रेस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगता है तो ये जैसे ही मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी,
जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, दिस restoring force will produce acceleration in the body of mass m, इक्वेशन नंबर 2। ये न्यूटन सेकंड लॉ भी इस पर अप्लाई होती है क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। नाउ दिस इक्वेशन आल्सो शोज रेस्टोरिंग फोर्स एंड दिस इक्वेशन आल्सो शोज रेस्टोरिंग फोर्स। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन का LHS लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है, तो हम इसके राइट हैंड साइड को भी एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारा असल मकसद a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को साबित करना है। अब इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we get ma is equal to minus kx, ma is equal to minus kx, dividing by a both sides by m, both sides we get ma divided by m is equal to minus kx divided by m. So these will be cancelled with each other and we are left with a is equal to minus k divided by m and x. अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में k कांस्टेंट है, ये तो हमने पहले ही लिखा कि k की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह m की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब यह क्वेश्चन पैदा होता है कि m की वैल्यू किस तरह कांस्टेंट है। तो हमने सबसे पहले ही ये शर्त लगाई थी कि ये सरफेस जो है ये फ्रैक्शनलेस है। अब इस ऑब्जेक्ट के आगे पीछे हरकत करने से, इसके वाइब्रेटरी मोशन करने से इस सरफेस पर इसकी मास नहीं इंक्रीज होगी और नहीं डिक्रीज होगी। इसी वजह से हम m कांस्टेंट लेते हैं। अगर स्टार्ट में हम वो शर्त न लगाए कि द सरफेस इज फ्रैक्शनलेस, तो फिर यहाँ पर हम ये भी नहीं लिख सकते कि m इज इक्वल टू कांस्टेंट। m इज इक्वल टू कांस्टेंट हम तब ही लिख सकते हैं कि हम स्टार्ट में शर्त लगाए कि द सरफेस इज फ्रैक्शनलेस। नाउ both these two are constant, so we get a is equal to minus constant x। इनकी वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वेशन इस तरह बन गया। अब अगर हम इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं तो इज इक्वल टू साइन भी यहाँ से चली जाएगी, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन पैदा होगी, माइनस अपनी जगह और x अपनी जगह, तो ये इक्वेशन साबित हो गई a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। चूंकि ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और हमने इसको साबित कर दिया मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के लिए, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो फिर इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इक्वेशंस होंगे। तो मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो ये बनता है a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग में निकाली कि ये वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई एम एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट जो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी असल वैल्यू कांस्टेंट की, इस कांस्टेंट को आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसको ओमेगा स्क्वायर से जाहिर किया जाता है, ओमेगा स्क्वायर से, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इसका प्रूफ भी आएगा कि ये किस तरह 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर अगर मैं ये इसको डिटेल के साथ करता हूँ तो ये आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं, इसी वजह से पर बस आप यहाँ तक याद रखें कि ओमेगा ये कांस्टेंट जो है ये ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लगाने से ये इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2
एंड इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करने से a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स, सारी वैल्यूज एक जैसे हैं, a माइनस साइन, इसी तरह x हमारे पास आ जाता है k डिवाइड बाई एम की जगह 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई m। दोनों अतराफ को उल्ट करने से टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई k, इस तरह इक्वेशन आ जाएगा। हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर से इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, इसी तरह 4 पाई स्क्वायर से इस तरफ भी मल्टीप्लिकेशन, ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास रहेगा सिर्फ टी स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई k, दोनों तरफ का अंडर रूट लेने से ये इधर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसका भी अगर हम अंडर रूट ले लें तो t हमारे पास रह जाएगा 4 का अंडर रूट 2, पाई स्क्वायर का अंडर रूट पाई, m डिवाइड बाई k का अंडर रूट हम इसके ऊपर लिख देंगे। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन that the time period of mass attached to an elastic spring depends upon the mass attached to the spring. If we increase the mass attached to the spring, time period will increase, and if we decrease the mass attached to the spring, time period will decrease. It only depends upon the mass attached to the elastic spring. इसी तरह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अब यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करने से फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई m डिवाइड बाई k अंडर द रूट। नाउ if is equal to 1/2 pi and this will become k divided by m under the root. This is the frequency of mass attached to an elastic spring. It also depends only upon the mass attached to the spring. If the mass attached to the spring is increased, frequency will decrease, and if the mass attached to the spring will decrease, frequency will increase. So this was all about मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिर्फ एक मिसाल जो साबित कर दिया वो था मोशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसके बाद दूसरा मिसाल आएगा इंशाल्लाह मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल के साथ करेंगे।